नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने इस क्लासरूम में। होपफुली आप लोग भी सभी सही होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपना मॉर्निंग सेशन कर रहे हैं और मॉर्निंग सेशन में मैं आपको करा रही हूँ क्या ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 विच इज़ कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ 1 जुलाई 1882। इज दैट क्लियर? तो जैसा आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ इसका इंट्रोडक्शन। साथ ही मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को कराया नेम एक्सटेंड कमेंसमेंट विच इज़ सेक्शन नंबर 1। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 2 विच इज़ रिपील। सेक्शन नंबर 3 जिसमें मैं आप लोगों को करा रही हूँ इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो कि सेक्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, उसमें मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुकी हूँ क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंटरप्रिटेशन बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को। इंस्ट्रूमेंट का आप लोगों को बता चुकी हूँ। साथ ही मैंने आप लोगों को बताया उसके बाद क्या रजिस्टर्ड का। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि एम्बेडेड का। साथ ही मैंने आपको बताया क्या कि जो भी अटेस्टेशन जो होगा उस यानी कि 5 में आप लोगों को ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ इंटरप्रिटेशन। आज जो हम आपको कराने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आज हम आपको कराने वाले हैं एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम में शुरू करने से पहले आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। देखिए, एक व्यक्ति बी व्यक्ति से मान लीजिए मेरा ही कोई दोस्त मुझसे मेरे पास आता है, मुझे बोलता है कि मुझे 30,000 की ज़रूरत है, आप मुझे 30,000 रुपीज़ दे दीजिए और उसके बदले मैं आपको कुछ नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको टाइम पे आपका पैसा रिटर्न कर दूँगी। मैंने उसे दोस्ती यारी में 30,000 रुपये दे दिए, लेकिन जब चुकाने की बात आई तो वो चुकाने नहीं आया। ठीक है, वो चुकाने नहीं आया तो अब मेरे पास क्या राइट होंगे, ये चीज़ एक पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। एक सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं और सेकेंड एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ कि मेरा एक दोस्त, मेरा अपनी एग्जाम्पल लेती हूँ, मेरा ही एक दोस्त और आता है और आके मुझे बोलता है कि आप मेरी एक कार रख लीजिए जो कि कीमत में करीबन 8-10 लाख की है, उसे आप रख लीजिए और मुझे बदले में 1 लाख रुपया दे दीजिए, क्योंकि मुझे 1 लाख रुपये की ज़रूरत है। आप ऐसा करिए, मेरी कार को खुद ही रख लीजिए। ठीक है, तो उसने मेरे पास क्या करा, एक मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज़ टेंजिबल प्रॉपर्टी, उसे मेरे पास उन्होंने रखवा दिया और मुझसे 1 लाख रुपया लेके चला गया। टाइम आने पे वो पैसा वापस नहीं करता है तो उसके पास 2 ऑप्शन हुए। क्या ऑप्शन है उसके पास? या तो मैं उसकी कार को सेल करके अपना पैसा 1 लाख रुपए काट के बाकी पैसा उसे वापस कर दूँ, है ना, या ये हो सकता है कि उसकी कार को ही मैं खुद रख लूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो जब वो मेरा पैसा रिटर्न नहीं करेगा तो मेरे पास जो राइट होगा दोनों ही कंडीशन में वो क्या होगा, वो एक्शनेबल क्लेम होगा। यानी कि वो ऐसा एक्शन लेने के लिए क्लेम करने के लिए ऐसा एक्शन होगा जिसको मैं एक्शन लेके जा सकती हूँ कोर्ट में और कोर्ट उसको अप्लाई करेगा। कोर्ट उसको क्या करेगा कि कोर्ट उसको जजमेंट देगा। इज दैट क्लियर? तो ये है मेरी स्टोरी। चलिए चलते हैं इस स्टोरी के साथ। क्या है ये स्टोरी? तो क्या कहा मैंने, एक्शनेबल क्लेम विच इज एक्शनेबल क्लेम। डिफाइन करेंगे एक्शनेबल क्लेम मतलब ऐसा कोई दावा जो कि एक्शन लिया जा सकता है जिस दावे पर, वो क्या होगा, एक्शनेबल क्लेम होगा। इज दैट इन सिंपल लैंग्वेज एक्शनेबल क्लेम, है ना। अनुयोज्य दावा, हिंदी में से बोलते हैं हम अनुयोज्य दावा। ठीक है, कहाँ डिफाइन है, सेक्शन नंबर 3 में डिफाइन है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। देखिए, अब अनुयोज्य दावा पढ़ाने से पहले एक्शनेबल क्लेम में आपको डिफाइन करने से पहले बता दूं, प्रॉपर्टी होती है 2 टाइप की, मूवेबल, इमूवेबल। क्या होती है, मूवेबल और इमूवेबल। ठीक है, मूवेबल में भी 2 तरीके की होती है, चूजेस इन पोजीशन और चूजेस इन एक्शन। चूजेस इन पोजीशन जो कि होती है टेंजिबल, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और चूजेस इन एक्शन होती है इंटेंजिबल, जिसमें हम एक्शन ले सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। चूजेस इन पोजीशन, चूजेस इन एक्शन। ओके, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अनुयोज्य दावा में क्या होता है। अनुयोज्य दावा में क्या होता है, डेप्ट होता है। कैसा डेप्ट होगा, या तो सिक्योर डेप्ट होगा या अनसिक्योर डेप्ट होगा, या तो सिक्योर डेप्ट होगा या अनसिक्योर डेप्ट होगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्शनेबल क्लेम कहलाएगा।
देखिए एक्शनेबल क्लेम को हम डिफाइन करें, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम जो बैरक में दिया हुआ है, जो बुक्स में दिया हुआ है, बहुत ही हौच पौच तरीके से, और उसको डिफाइन ऐसे किया है कि काफ़ी सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो समझ में नहीं आते, उसको मैं आप लोगों के सामने लेके आई इन इजी लैंग्वेज कैसे वो एक्शनेबल क्लेम बनता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। अभी तक मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या इसमें यूज़ होता है। अभी मैंने डेफिनेशन नहीं बताना शुरू की, मैंने इंटरप्रिटेशन बताना शुरू नहीं किया है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अब डेप्ट कैसा होगा, या तो सिक्योर डेप्ट होगा या अनसिक्योर डेप्ट होगा। अब बात करते हैं कि अनएक्शनेबल क्लेम होता क्या है। ठीक है, मेरे द्वारा बताई गई वो दोनों कहानी आपका ना, उन कहानी के आधार पर ही मैं आप लोगों को पूरा एक्शनेबल क्लेम समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। पहला उन्होंने बताया कि एक्शनेबल क्लेम वो होता है जिसमें अनसिक्योर मनी डेप्ट हो। कैसा डेप्ट हो, मनी डेप्ट हो, कैसा हो, अनसिक्योर हो। अगर अनसिक्योर मनी डेप्ट होगा तो ही वो एक्शनेबल क्लेम बनेगा। अनसिक्योर मनी डेप्ट होगा तो वही क्या बनेगा, वो हमारा एक्शनेबल क्लेम बनेगा। यानी कि क्या कौन सा होना चाहिए, अनसिक्योर होना चाहिए। डेप्ट में से हमने ले लिया, कौन सा होना चाहिए, अनसिक्योर होना चाहिए। ठीक है, साथ ही ये बताते हैं कि जो एक्शनेबल क्लेम होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी मैंने आपको दो बताई, चूजन इन पोजेशन, चूजन इन एक्शन। चूजन इन पोजेशन में टेंजिबल, चूजन इन एक्शन में इंटेंजिबल। ठीक है, जो मैंने आपको कहानी बताई थी कि मैंने गाड़ी सेल कर, गाड़ी उसकी रख ली, या मैं उसको मैंने पैसा दिया, उसने मुझे नहीं लौटाया, तो वो क्या होगा, वो अनसिक्योर डेप्ट था, जिसमें मैंने किसी भी तरीके की सिक्योरिटी जमा तो नहीं कराई थी। वो मुझसे पैसा लेके गया, 30,000 रुपये मुझसे लेके गया, लेकिन कुछ भी तरीके से वो करा के नहीं गया, तो कैसा होगा, चूजन इन एक्शन हो गया। और कैसा हो गया, इंटेंजिबल हो गया। पैसा ले गया लेकिन कोई ऐसी चीज़ रख के नहीं गया, जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल में वो कार रख के गया था, ऐसा कुछ नहीं रखे गया है, तो क्या होगा, वो इंटेंजिबल तरीके से मुझे करके गया। ठीक है, तो क्या हो गया, वो यहाँ पे चूजन इन एक्शन हो गया। चूजन इन एक्शन आता है किसमें, एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, तो कैसा डेप्ट होगा, अनसिक्योर मनी डेप्ट होगा। अब अनसिक्योर मनी डेप्ट को इन्होंने तीन चीज में डिफाइन किया। तीन चीज कौन सी डिफाइन करी, उन्होंने बताया चार चीजों, चार बातों में, चार पॉइंट्स में उन्होंने डिफाइन किया कि अनसिक्योर मनी डेप्ट कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे आते हैं। पहला उन्होंने बताया एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंट मतलब कि जिस चीज का एग्जिस्टेंट है, जिस चीज का एग्जिस्टेंट है, कैसे होता है एग्जिस्टेंट। देखिए एक वर्ड बहुत यूज होता है एक्शनेबल क्लेम के लिए, और वो है, शायद यहाँ लिखा भी होगा, अरियर ऑफ रेंट। देखिए अरियर ऑफ रेंट है। अरियर ऑफ रेंट जो है वो क्या होता है कि बकाया, जैसे मान लीजिए कि इससे एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि डॉरी का मामला, मेंटेनेंस का मामला है, मेंटेनेंस का एक केस चला आ रहा है, और वो चला आ रहा है तो क्या हो रहा है, वो जो मेंटेनेंस देना है कि मेंटेनेंस कब देना होता है, उसे एक डेट डिसाइड कर दी जाती है। तो जो उसका जो पे करने का जो टाइम आएगा वो तभी तो आके करेगा उसको पे। तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कोर्ट कैसी परमिशन देती है कि महीने में आपको इतना पे, आपको मेंटेनेंस देना होगा, लेकिन वो मेंटेनेंस मंथली ना देके 6 मंथ में देते, 1 ईयर में दे दे। लेकिन कैसा होगा, एरियर ऑफ रेंट होता जा रहा है, वो इकट्ठा होता जा रहा है। जब वो इकट्ठा होता जा रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, एरियर ऑफ रेंट। अरियर ऑफ रेंट कैसा होगा, मेंटेनेंस उसको कंप्लीट करना है, तो अरियर ऑफ रेंट जो होता है वो कैसा होता है, एग्जिस्टेंस, जिसका एग्जिस्टेंस है लेकिन वो इकट्ठा होता चला जा रहा है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि कैसा ये अरियर ऑफ रेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एक्शनेबल क्लेम से कि एरियर ऑफ रेंट एक्शनेबल क्लेम है या नहीं है। तो आपको बताना है एरियर ऑफ रेंट एक्शनेबल क्लेम है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया इसका कौन सा, मेंटेनेंस। ठीक है, चलिए सेकंड उन्होंने एक्यूरिंग। एक्यूरिंग उन्होंने बताया कि एक्यूरिंग क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि इकट्ठा करना। वही उन्होंने बताया कि कोई भी चीज़ क्योंकि इकट्ठी होती चली जा रही है, जैसे मान लीजिए महीने में सैलरी आना, मान लीजिए रेंट पे करना, ये सब चीज़ क्या है, एक्यूरिंग है। एक्यूरिंग कहता है कि इन्होंने क्या कहा, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि इकट्ठा करते चले गए, तो वो भी कैसा होता है, वो भी हमारा एक्शनेबल क्लेम होता है। अब इन्होंने तीसरा बनाया कंडीशनल। कंडीशनल क्या होता है कि जहाँ पे कंडीशन लगा दी जाती है, यहाँ पे शर्त रख दी जाती है। अगर इस साल मान लीजिए अगर इस साल भारी बारिश हुई और मेरी फसल अच्छे से उग गई, मेरी फसल अच्छे से ग्रो कर गई, तो मैं आपको ये पेमेंट कर दूंगा। तो ये क्या होगा, कंडीशनल होता है। लेकिन ये भी तो इंटेंजिबल है, मूवेबल प्रॉपर्टी का इंटेंजिबल है, तो ये क्या होगा, हमारा एक्शनेबल क्लेम होगा। ठीक है, क्या होगा, हमारा एक्शनेबल क्लेम होगा। उसी तरीके से उन्होंने कंटीजेंट। कंटीजेंट मतलब कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो डिपेंडिंग ऑन हैपनिंग,
यानी कि कैसा होगा, किस चीज़ पे होगा, डिपेंड ऑन हैपनिंग, यानी कि कोई घटना घटती है, कुछ चीज़ होता है तो मैं आपको कर दूंगा। सेम होता है कंडीशनल की तरह, लेकिन इसमें हैपनिंग खुद होती है। वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो डूइंग करेगा टॉक्स को, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो हैपनिंग होगी। जैसे मान लीजिए कि आप फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मेरा जहाज़ अगर 15 तारीख तक दूसरे जगह यानी कि दूसरे उस बंदरगाह तक पहुँच जाएगा तो मैं आपको इसका पेमेंट कर दूँगा। तो ये क्या होगा, हैपनिंग। हो सकता है 15 तारीख तक पहुँचे, हो सकता है 15 तारीख तक नहीं पहुँचे। तो ये कैसा हो गया, अनसिक्योर्ड डेब्ट है। कैसा है, अनसिक्योर्ड डेब्ट है। ठीक है, तो और कैसा, ये इंटेंजिबल है। तो क्या होगा, ये एक्शनेबल क्लेम होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई। यानी कि इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या कि एक तो होनी चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी, एक होना चाहिए बेनिफिशियल, और दूसरा होना चाहिए क्लेम के पास पोजीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि उन्होंने बताया कि जिसको आप क्लेम करने जा रहे हो, जिसको आप क्लेम, जो आप खुद क्लेमेंट हो, अगर आप दूसरे व्यक्ति के पास क्लेम करने जा रहे हो तो क्लेम करने वाले के पास पोजीशन नहीं होना चाहिए। मीन्स जो करने जा रहा है उसके पास खुद से पोजीशन नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एक अपनी कहानी में बताया था ना कि 30,000 रुपये वो लेके चला गया। अब वो 30,000, ठीक है, तो मैंने आपको बताया 30,000 रुपये वो लेकर चला गया। ठीक है, तो 30,000 रुपये वो लेकर चला गया, लेकिन मेरे पास कुछ भी वो सिक्योर नहीं करके गया। ठीक है, जब वो मेरे पास कुछ भी सिक्योर नहीं है, मेरे पोजीशन में कुछ नहीं है, उसके पोजीशन में कुछ नहीं है, तो क्या होगा, अनसिक्योर्ड डेब्ट कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। कैसा होना चाहिए, क्लेमेंट टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट नॉट इन पोजीशन ऑफ क्लेम। ठीक है, अब बात होती है एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन में मैंने आप लोगों को बता दिया कि पोजीशन कैसा होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए। अगर एक्चुअल पोजीशन नहीं है तो वो क्लेम नहीं कर सकता। मैंने 30,000 वाला आपको एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल, जो कि मैं आपको इसकी कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल है क्लेम फॉर एरियर ऑफ रेंट, क्लेम फॉर मनी ड्यू अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर एरियर ऑफ रेंट है, उसके लिए वो हम क्लेम कर सकते हैं। वो कैसा क्लेम होगा, वो हमारा होगा एक्शनेबल क्लेम। उसके बाद उन्होंने बताया मुस्लिम डॉर क्लेम फॉर हिम डॉर, मतलब कि मुस्लिम महिला जो होती है वो अपने किसके लिए क्लेम कर सकती है, डॉर के लिए क्लेम कर सकती है, क्योंकि क्या चाहिए, अनसिक्योर है। ठीक है, और ये कैसा होगा, मैंने आपको बताया था कि ये एक्यूरिंग होगा क्योंकि इकट्ठा कर दिया गया है। और कैसा होगा, ये हमारा एक्शनेबल क्लेम होगा। उसी तरीके से तीसरा उन्होंने बताया राइट टू गेट द प्रोसीजर ऑफ द बिजनेस, यानी कि जैसे कि आप लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट में भी ये पढ़ा होगा कि जब पार्टनरशिप होते हैं, कोई फर्म बनती है और उसमें कोई फर्म का डिसोल्यूशन अगर हो जाता है तो वो अपने अपने पार्ट के लिए क्लेम कर सकते हैं कि इतना हमारा बेनिफिट हमको दे दिया जाए, तो वो भी क्या होगा, हमारा एक्शनेबल क्लेम होगा। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है जुगल किशोर वर्सेस रॉ कॉटन लिमिटेड 1955। जुगल किशोर वर्सेस रॉ कॉटन लिमिटेड 1955, याद करिएगा इसका, इस सेक्शन, इस केस को, इम्पॉर्टेंट केस है। टेंशन मत लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरा लिख दिया है, आप लोग वहाँ पे जाके भी रीड कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि जो जजमेंट होता है, जो कि हमारा कैसा जजमेंट डेब्ट होता है और जजमेंट डिक्री जो होती है वो कैसा होगा, दोनों ही हमारे एक्शनेबल क्लेम नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि वो सिक्योर डेब्ट है, नंबर 1। नंबर 2, वो क्या है, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे कब देगा, कैसे देगा, क्या वो एक्शन, उसके ऊपर किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया जा सकता, तो क्या होगा, हमारे एक्शनेबल क्लेम नहीं होंगे। उसी के साथ सेकंड इन्होंने केस बताया, वो केस बताया कि सनराइज एसोसिएट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 1988। ठीक है, 1988 इन्होंने बताया कि जो लॉटरी होती है, इस केस में बताया गया ये जो लॉटरी होती है वो हमारे बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए होती है। क्यों होती है बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि वो ट्रांसफ़र हो सकती है 1/2, है ना, 1/2 वो ट्रांसफ़र हो सकती है। तो 1/1 करिए वो ट्रांसफ़र हो रही है, सेकंड पर्सन तक वो पहुंच रही है, तो वो कैसा होगा, एक तो वो क्या हुआ, मूवेबल प्रॉपर्टी हुई, दूसरा क्या हुआ, वो कैसी हुई, वो टेंजिबल प्रॉपर्टी हुई, तीसरा क्या हुआ कि वो वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, तीसरा क्या हुआ कि वो कैसी होगी, वो क्लेमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी एक्शनेबल क्लेम कहलाएगी। ये जो केस आया था सनराइज एसोसिएट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 1998, ये 2006 में इसमें अपील आई और वहाँ पे इस केस की कहते हैं ना कि इस केस की अपील के थ्रू इस केस को लिया गया था। ठीक है, तो ये है आज का मेरा टॉपिक। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक्शनेबल क्लेम होता क्या है, किस तरीके से मैंने आपको
आप लोगों को डिफाइन किया। देखिए बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बेयर एक्ट में 2 लाइन में डिफाइन किया हुआ है, वही उन्होंने उसके एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन दे दी और वो पढ़ने में इतने इजीली नहीं आता। मैंने आप लोगों को इसको पॉइंट वाइज अच्छे से बताया है, इसको किस तरीके से पता होना चाहिए किस तरीके के डेप्ट आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। एक्शनेबल क्लेम में हम क्या पढ़ते हैं, एक्शन एबल क्लेम सेक्शन नंबर 3, जिसमें मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी कैसे होती है, दो होती है, मूवेबल इमूवेबल, लेकिन हम एक्शनेबल क्लेम में जो प्रॉपर्टी लेते हैं वो कैसी लेते हैं, वो हम मूवेबल लेते हैं। अब मूवेबल को भी 2 तरीके से बताया, चूज इन पोजीशन और चूज इन एक्शन। तो चूज इन एक्शन जो होती है वो इंटेंजिबल होती है, चूज इन पोजीशन होती है वो टेंजिबल होती है, चूज इन एक्शन जो होती है वो हम अपने एक्शनेबल क्लेम में यूज करते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि अडेप्ट कैसे होते हैं, सिक्योर अनसिक्योर। लेकिन अब उन्होंने बताया कि एक्शनेबल क्लेम होता क्या है, तो उन्होंने 2 तरीके से इसको डिफाइन कर दिया। कैसा, अनसिक्योर मनी डेप्ट। अगर अनसिक्योर मनी डेप्ट है तो वो कैसा होगा, हमारा एक्शनेबल क्लेम होगा, अनियोज्य दावा होगा। फिर उन्होंने बताया कि एक्शनेबल क्लेम को उन्होंने मनी डेप्ट को उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड करा। कौन सा किया, इन्होंने एडजस्टेंट बताया, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अरेयर ऑफ रेंट का। इन्होंने दूसरा बताया एक्वायरिंग, मैंने आपको बताया कि इकट्ठा करना है, पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने बता दिया यहाँ पे। कंडीशनल यानी कि कंडीशन लगा दी यहाँ पे, क्रॉप्स वाली मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इसमें। और फिर इन्होंने बताया कंटीजेंट यानी कि डिपेंड ऑन हैपनिंग। ओके, 4 चीज। अब इन्होंने सेकंड पॉइंट बताया इसका, क्लेम टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट नॉट इन पोजीशन ऑफ क्लेमेंट। मैंने आपको बताया ना कि 30,000 रुपये अगर वो दे गया, 30,000 रुपये अगर वो मुझे वापस दे ही जाएगा तो मैं क्लेम किसका करूँगी, जब उसके पोजीशन में नहीं है वो चीज़ तो मैं क्लेम किसका करूँगी। एक्चुअल पोजीशन तो है ही नहीं ना, वो तो मुझे दे गया, केस ही खत्म है ना। तो ये क्या होगा, मेरे तो 3 चीज़ होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, बेनिफिशियल के इंटरेस्ट में होना चाहिए, क्लेम के पास पोजीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया एक्चुअल पोजीशन क्या होता है। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि इसके एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं, क्या था, एरियर ऑफ रेंट, ड्रॉवर वाला और जो हमारा इंश्योरेंस कंपनी होती है उससे इंश्योरेंस लेने का। उसके बाद मैंने आपको केस लॉ बताया, जुगल किशोर वेरी इंपॉर्टेंट, और सनराइज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट केस। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी, तो आप लोग मेरी हेल्प कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों से मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है। वो रिक्वेस्ट क्या होती है, प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियोज़। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरा एक इतना सा काम होता है कि वो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, जो लोग ज़्यादा बढ़ते जाएंगे वो लोग मुझसे जुड़ते जाएंगे, मेरी एक अच्छी फैमिली जिसको मैं पढ़ाना चाहती हूँ वो पढ़ लेगी। ठीक है, शेयर करने से उन लोगों का भला हो जाएगा जो आप लोगों के से जुड़े हुए हैं और उनको कोई अच्छा ट्यूटर नहीं मिल पा रहा है या ऐसा कोई समझाने वाला ट्यूटर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो और तीसरी बात ये कि आप जब भी इस वीडियो को देखने पर आप थम्स अप के बाद जरूर बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से एक प्रॉफिट ये होता है कि आप लोग वहाँ पे क्या कर पाएंगे, आप लोगों को जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी वो उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए। सबसे फेवरेट टैगलाइन, सम्मान दीजिए, सम्मान दीजिए। थैंक यू।